गर्मी भी बहुत हो रही है भाई। तुम्हें नहीं हो रही, मेरी बात कर रहा हूँ। जिस क्लासरूम से मैं आ रहा हूँ वहां बहुत गर्मी थी अभी। और तबीयत ठीक है? तो वो चतुर्थ श्रेणी का पेपर देके कौन कौन आया? अब तो आगे सब लगभग लगभग तभी बराबर है स्टेडियम खचाखच। ये पेन। चलो ओके। पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। इतना इजी पेपर था, उसमें भी अगर आपको सोल्व कराना पड़े कोई न्यूमेरिकल तो था नहीं। क्या उस पेपर में किसी को दिक्कत ही? हाथ खड़ा करो। तो फिर उसमें ये बता दो कि भाई हॉर्टिकल्चर के 20 के 20 किसके सही है? आठों बेच वाले हाथ खड़े करो। आठों बेच। 19, 18 और 17। बस। अब 9वें बेच में करो। 20 के 20 कितनों के सही है? गुड। तुम्हारा इजी था इसलिए। एक ही था पेपर तो। 19। ठीक है, मतलब ठीक है, पढ़ रहे हो, बस इतना ही अंदाज लगाना था। हाँ। कौन सा? ठीक है, मैं सही करवा दूंगा। निम्न कौन सा युग में सही कौन सा है? तो सही कौन सा है? तो सही तो यही है, तीसरा। तो 17 में तीसरा होगा। बेच नंबर 9 में 17 में तीसरा कर देता हूं मैं। तो बेच नंबर 9 के अंदर, बेच नंबर 9 में 17 नंबर में होना चाहिए 3। ठीक है। तो 17 में 1 कर रखा है, 17 में 3 कर दिया। ये आपके आंसर की में चेंज हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन में एरर जैसे फीलिंग? कोई नहीं है? ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी कैसे हुई पता नहीं। हमने ट्रेनिंग प्रोनिंग वाला चैप्टर तो खत्म हो गया था। और कौन सा पॉइंट चल रहा था? मोनोसिस डायोसिस तक पढ़ रहे थे अपन। ठीक है। तो वो टेबल आप लोग भूले तो नहीं? कौन सी टेबल? फलन वाली टेबल। तो 1 मिनट के लिए मेरे साथ में आप लोग उसको टेबल को रिवाइज करेंगे। आप लोग बोलो, बाह्य कारक, मौसम की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति, रोग कीट, ट्रेनिंग प्रोनिंग, सिंचाई, अनुपयुक्त भूमि। आंतरिक कारक में 3 प्रकार के बोलो, अनुवंशिक कारक, दैहिक कारक, पौधे की विकासीय प्रवृत्ति। आंतरिक कारक असंगतता, संकरीकरण, स्वबंध्यता। दैहिक कारक CN रेशियो, हार्मोनल इम्बैलेंस। विकासीय प्रवृत्ति में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था, जो कि था अपूर्ण फूलों का निर्माण। सही बात है। गुड। तो अपूर्ण फूलों का निर्माण हो गया था। सॉरी सॉरी गाइस, वो क्या है कि कभी कभी ऐसे मामले हैं तो बात करनी पड़ती। कोई एडमिशन के लिए आए हुए हैं मेरे गांव के आसपास, और अब मैं उनसे मिल ही नहीं रहा हूँ, वो उधर बैठे हुए हैं। मिले कैसे? अभी अभी जस्ट आए हैं वो। और इसके बाद जो क्लास है उसके बीच में ब्रेक नहीं है। तो ये होता है नहीं, मजबूरी। अब वो गांव में जाकर, उनको तो टाइम ही नहीं है वहां पे उदयपुर। टाइम ही नहीं, बात करने का ही टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं गाँव के अंदर। नहीं होता ऐसा, लेकिन अब करें क्या बताओ। यहाँ आने के बाद फोन किया, कम से कम आने से पहले कहते तो मैं बताता इस समय आओ जब मैं फ्री रहता हूँ। अब एक काम करो, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखो। पहला तो लिखा था अपूर्ण फूलों का निर्माण। दूसरा आपको लिखना है भिन्न काल परिपक्वता। ऐसे लिखो, भिन्न काल
परिपक्वता या भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता को हम लोग कहते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, खाली टॉपिक डालना है, उसके बाद में छोड़ना, मैं समझाऊंगा वैसे समझना है, और कुछ बातें आप लोग इजी गोइंग याद रखोगे, ज्यादा लोड नहीं आएगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो भिन्न काल परिपक्वता में होता क्या है, हमने कल ये बोल रहे थे कि नर और मादा एक ही फूल में रहे तो ठीक रहे। मान लो कि नर और मादा एक ही फूल के अंदर है भी सही, ये आपका मादा भाग है, ये इसी फ्लावर के अंदर नर भाग भी है। अब नर और मादा एक ही, ये जैसे मादा को हम लोग बोलते हैं फीमेल, नर को बोलते हैं मेल, एक ही प्लांट में होने के बावजूद ये दोनों एक समय पे पकेंगे तभी तो कोई बात बनेगी। नर मादा का एक समय में पकना जरूरी है, नहीं तो एक फूल में रहने का क्या मतलब। तो एक ही फूल के अंदर अगर नर मादा है और एक समय पे पक रहे हैं, उस केस को कहते हैं होमोगेमी। क्या कहते हैं, नर और मादा का एक ही समय पे पकना कहलाता है होमोगेमी, और होमोगेमी स्वपरागण को बढ़ावा देने वाला कारक है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि नर भाग मादा भाग से पहले पक जाता है, या मादा भाग नर भाग से पहले पक जाता है। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी कहते हैं। तो डाइकोगेमी दो प्रकार की होती। नंबर 1 आप लोगों का है, इसको कहते हैं प्रोटोएंड्री। क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री शब्द का मतलब होता है कि नर भाग का पहले परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी शब्द का मतलब होता है मादा भाग का पहले परिपक्व होना। तो प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी, सही बात है। अब 12वीं की किताब में खाली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो दे रखा है खाली सीताफल का। किसका दे रखा है, और बड़ी किताबें जितने भी है उन सब के अंदर सीताफल की एक प्रजाति दे रखी है, उसका नाम है अन्नोना म्यूरिकेटा। क्या है गाइस, अन्नोना म्यूरिकेटा दिया हुआ है। लेकिन आप लोग तो खाली क्या याद रख लोगे, सीताफल, तो भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन उल्टा सिस्टम देखो, सीता नाम से स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें नर भाग पहले परिपक्व हो रहा, सही नहीं। तो आप ऐसे याद रखना, एसी, आपने नाम सुना एसी, कभी नाम सुना एसी, ए का मतलब एंड्री, सी का मतलब सीता, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। एसी से ए का मतलब एंड्री और सी का मतलब सीता, याद रखना एसी। इंग्लिश में याद रखो तो भी सी से याद रह जाएगा। इसको अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। सीताफल को क्या कहते हैं गाइस, कस्टर्ड एप्पल। तो प्रोटो एंड्री, तो एंड्री वाली स्थिति किसमें है, सी, सी यानी कस्टर्ड एप्पल में। जबकि प्रोटोगाइनी की स्थिति आपको मिलती है चीकू के अंदर। किसमें मिलेगी, चीकू के अंदर मिलती है। ये दो उदाहरण ही आपको याद रखने, कुछ और एक्स्ट्रा उदाहरण है जो कि यहाँ लिख रहा हूं मैं। जैसे आपको खजूर के अंदर भी ये होता है, इसके अलावा नारियल के लिए भी ये होता है, नारियल, खजूर, नारियल। अखरोट का नाम सुना, अखरोट, तो इसके अंदर। और सब्जियों में दो सब्जियां आप लोग याद रखेंगे, एक तो है प्याज और एक क्या है गाइस, गाजर। तो प्याज में और गाजर में कोई बोले कि कौन सा परागण होता, पर परागण। कारण क्या है, क्योंकि नर भाग पहले पक जाता। जिस जिसमें भी डाइकोगेमी की कंडीशन होगी उन सब में पर परागणित होता है, क्योंकि नर पहले पक रहा है, मादा तैयार नहीं है, तो वो नर किसी और फूल के ऊपर जाएंगे तो वो पर परागण हो गया। और कुछ कोई दूसरे फूल का, जब मादा भाग परिपक्व होगा तो कोई दूसरा आएगा परागण, नहीं। तो ये है इस केस के अंदर। एक तो चीकू है, इसके अलावा कुछ अन्य है, जैसे फिग यानी कि अंजीर है, जैसे कि अनार वगैरह है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी नहीं है। सब्जियों के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गोभी वर्गीय सब्जियां, उनको बोलते हैं कॉल क्रॉप्स। क्या कहते हैं, इसके अलावा मूली वगैरह है, ठीक है। और भी आप याद रखना चाहो तो भिंडी है, इनके अंदर भी प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई। क्रूसीफेरी कुल के अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। तो क्रूसीफेरी के अंदर एक तो कॉल क्रॉप है, एक मूली है। तो यहां पर दो चीजें ही याद रखनी है ज्यादातर, एक तो सीताफल और एक चीकू। तो सीताफल को कैसे याद रखोगे, ऐसे यानी एंट्री, एंड्री और सीताफल। तो इसको कैसे याद रखोगे, गाय, गाय का नाम चीकू, ऐसे याद थोड़ी रहेगा, गाय का नाम चीकू। या तुम अपने स्तर पे याद रखना तो तुम्हें मेरे को क्या करना, अब एक काम करो, इसमें लाइन लिखो और फिर इन दोनों में भी छोटी छोटी लाइन लिखनी है, उदाहरण लिखने हैं। तो इस डाइकोगेमी में लाइन लिखो, नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। क्या नहीं करवाया, तो वो इस टॉपिक में नहीं कराते, इसलिए वो अपन एक अलग टॉपिक में कराते हैं, उसमें फूलों वाले में। तो जब फूलों के प्रकार पढ़ेंगे
तो उसमें करा देंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर करा रहे वही करा रहे, उसमें वो करा दे तो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाता। जैसे मैं पाले को और लूक को भी इसमें ले सकते थे अपन मौसम की स्थिति में, लेकिन फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए नहीं कराए, ठीक है। चलो लिखते रहो, नर व मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। प्रोटो एंट्री में लिखो नर भाग का पहले परिपक्व होना, नर भाग का पहले परिपक्व होना। ओके, नर भाग का पहले परिपक्व होना, और उसमें आपको ये उदाहरण लिखने जो आगे लिखे हुए हैं। फिर प्रोटोगाइनी जब भी लिखो उसके आगे लिखना मादा भाग का पहले परिपक्व होना। एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, ऐसा क्यों है? लिख लिया? उस प्रोटोगाइनी में लिखना है मादा भाग का पहले परिपक्व होना, और एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई शाखा होती है, उसके नीचे कट लगाते हैं, नीचे की साइड में शाखा के नीचे, उसको तो बोलते हैं निकिंग। ऊपर कट लगाते हैं उसको बोलते हैं नोचिंग। ऊपर, तो ऊपर कट लगाने से क्या होता है कि उस शाखा तक कार्बोहाइड्रेट कम पहुंचता। जैसे पौधे के ऊपरी भागों में कार्बोहाइड्रेट बनता है और फिर इस नीचे जाता है बाकी भागों तक। तो ये कोई नई बड जो विकसित हो रही है, तो यहाँ तक ये इसमें कार्बोहाइड्रेट कम पहुंचेगा, तो इसमें फूल और फल कम आएंगे। नीचे से पानी और पोषक तत्व तो आ रहे हैं, वो तो पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वनस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। किससे? नोचिंग के कारण। ऊपर लगाया ना कट, नोचिंग का मतलब ऊपर, और निकिंग का मतलब नीचे। अब नीचे का मतलब कोई भी बड है पौधे के किसी भी भाग में हो सकती है, बनाई मैंने नीचे। नीचे कट लगाने से कार्बोहाइड्रेट नीचे नहीं जाता, उसी शाखा तक ज्यादा जाता। तो उस शाखा में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है तो उसके अंदर फलन और पुष्पन ज्यादा होता है, ये इसका उद्देश्य है। हाँ, भोजन का मतलब पोषक तत्व और पानी। हाँ, तो मेन फलन के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नहीं, ये तो दोनों क्रियाएं अलग अलग है, ये तो अपन ने समझने के लिए ऐसा किया था। अलग अलग शाखा में करते हैं, अलग अलग में। जैसे कोई बर्ड को कभी क्या उद्देश्य होता है कि भाई शाखा को फटाफट बड़ा करो, तो उसके लिए अलग उद्देश्य है। और कभी इसमें फल फूल कम आ रहे हैं तो फलन जल्दी करा दो, तो उसके नीचे की साइड में नोच बना देते, कभी कभी की जाती है, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा करते ही हैं यूं। चलो आगे बढ़ो, उदाहरण लिख लिए। प्रोटोगाइनी में लिखना था मादा भाग का पहले परिपक्व होना। इसके बाद वाला बिंदु लिखना है पराग कणों का उर्वर न होना। ये किसी के छूट रहा है तो हाथ खड़ा करें प्लीज। हाँ, 10 सेकंड और लगाओ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं अपन, अगला बिंदु लिखते हैं पराग कणों का उर्वर न होना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा बिंदु है वो, विकासीय प्रवृत्ति में तीसरा है पराग कणों का, पराग कणों का उर्वर उर्वर न होना। साथ में लिखना है पराग कणों का उर्वर न होना का मतलब ये होता है कि परागकण किसी काम का नहीं होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोर्टेंट पोलन। इम्पोर्टेंट का मतलब होता इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता। तो ऐसे लिखो इम्पोर्टेंट पोलन। इसका मतलब ही यह है कि परागकण किसी काम का नहीं। तो लिखना है उसमें कि पराग कणों में जीवन क्षमता नहीं होती। पराग कणों में, इसका मतलब होता है कि पराग कणों में जीवन क्षमता नहीं होती। जीवन क्षमता को ही हम लोग कहते हैं वाइबिलिटी। जीवन क्षमता नहीं होती,
परागकणों में जीवन क्षमता नहीं होती, इसी को हम लोग कहते हैं इंपोर्टेंट पोलन। जब हमने थोड़ी देर पहले स्वबंध्यता पढ़ा था कल, तो स्वबंध्यता का मतलब ऐसे परागकण जो काम के तो हैं लेकिन उसी पौधे पे काम नहीं कर रहे, यही था। लेकिन ये वाले कहीं पर भी काम नहीं करते, ना उस पौधे पे ना किसी पौधे पे, क्योंकि वो नपुंसक होते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। प्याज व अंगूर की कुछ किस्में, उदाहरण में लिख लेना, प्याज व अंगूर की कुछ किस्में, प्याज व अंगूर की कुछ किस्में, यानी कि प्याज और अंगूर की कुछ वैरायटी जैसी होती है जिनके अंदर ऐसा, ठीक है। प्याज व अंगूर की कुछ किस्में। ऑनलाइन बोल रहे पागल है क्या हम? तुम क्यों पागल हो? तुम्हें किसने बोला पागल हो तुम? है बेटा? सर पागल है क्या हम? ऐसा क्या हुआ, तुम पागल क्यों हो? अरे कमेंट इतने आ रहे, पता ही नहीं चल रहा तुम क्या ही लिख रहे हो। पता नहीं अब इसने क्या लिखा, अभी तो कुछ ही नहीं दिख रहा ये लड़का। तुमने कहा किया कुछ कमेंट? तुम्हारी समस्या तो लिखी नहीं, तुम सीधे कह रहे हो पागल हो के। हम पागल हैं क्या ऐसे लिख रहे हो? तुम पागल नहीं हो भाई, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। अब तुम्हारा कमेंट ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा, इसमें इतने कमेंट्स आ रखे हो। तुम्हारा कमेंट ही नहीं है, कह रहा पागल हैं क्या हम। ऐसी कोई बात नहीं होती, देख गलत बात नहीं। अरे बताना क्या है, तू ये तो लिख, योगे क्या नाम तुम्हारा? पता नहीं क्या ही लिख रहे हो भाई, तुम साफ साफ कहो कि कह क्या रहे हो। अब आगे बढ़ो, देखो लास्ट चौथा पॉइंट लिखना आपको, चौथे वाला, उसके अंदर है विषम वृत्तिकात्व, और उसको आपको साथ में लिखना नहीं है, समझना है। विषम वृत्तिकात्व थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। विषम वृत्तिकात्व को हम लोग कहते हैं हेटेरोस्टाइल, HETEROSTYLY, हेटेरोस्टाइल। इस बोर्ड के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्रैच हो गए, देखो नहीं कैसी हालत हो गई इसकी। नहीं ये मैंने नहीं किया, देखो किसी और ने किया पहले से। मैं तो बहुत ही सॉफ्ट लिखता हूँ, देखो कितना प्यार से लिखता हूँ, देखा तुमने? मैं तो बहुत ही सॉफ्ट पकड़ता हूँ पेन को, नहीं देखो ऐसे कितना हल्का इस्तेमाल का, इसको बोर्ड को पता भी नहीं चल रहा कुछ लिख भी रहे हो क्या। लेकिन यूं है कि अब इसको समझेंगे सभी। यहां पे मैं एक फूल बना रहा हूं, जैसे ये एक फ्लावर है, ये एक फूल है। इस फूल के अंदर इस ऊपर वाले भाग को मादा भाग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये डंडी स्टाइल कहलाती, सही बात है, स्टाइल कहते हैं, या इसको कहते हैं वृत्तिका। अब किस प्रकार से अफलन में ये एक कारक है, तो आप ये देखो कि जैसे मादा भाग तो किसी फूल के अंदर मान लो कि ये ठेठ इधर आसमान में, तो ये मादा भाग, ठीक है। और नर जो है वो आप देखोगे ये ले नर, ये तो अब नर ठेठ यहां और मादा ठेठ वहां, तो क्या परागण हो पाएगा? तो इस प्रकार के स्थिति जो बनती है, तो वहां होता क्या है कि ये जो वृत्तिका है ये कभी तो बहुत लंबी हो जाती, कभी बहुत छोटी हो जाती, इसी को कहते हैं विषम वृत्तिका। ये जो स्टाइल है कभी बहुत लंबी कभी छोटी, तो उसको कहते हैं हेटेरोस्टाइल। तो इस प्रकार की विषम वृत्तिकात्व को हम लोग कहते हैं पिन टाइप। क्या बोलते हैं? पिन टाइप हेटेरोस्टाइल, नंबर 1। ज्यादा लोड मत लेना, पिन टाइप। दूसरा इसका उल्टी स्थिति बनती है जिसको कहते हैं थ्रम टाइप। क्या कहते हैं गाइस? थ्रम टाइप। अब थ्रम टाइप में क्या होता है, जैसे ये आपके है मादा भाग, अब नर तो जो है वो ठेठ ऊपर आसमान में, नर ठेठ वहां पर है, और मादा भाग ठेठ इधर, ये मादा भाग। तो क्या परागण होगा? तो इसमें वही वापस दिक्कत हो जाएगी, इनमें दूरी बढ़ जाएगी। तो वृत्तिका कभी बहुत लंबी है कभी बहुत छोटी है। पिन टाइप हेटेरोस्टाइल का एग्जाम्पल है आपके अनार यानी कि पोमग्रेनेट, और इसका एग्जाम्पल है बादाम यानी कि आलमंड। ये मैंने आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि वृत्तिका कभी लंबी है तो कभी छोटी है। अब इसका मेन एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मेन एग्जाम्पल है इसका बैंगन। क्या है गाइस?
विषम वृत्तिकात्व का सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है कि बैंगन में ऐसी दिक्कत होती। आप किसी बैंगन के खेत में गए, बैंगन के खेत में जाकर के किसी एक पौधे को देख रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, बैंगन के खेत में एक प्लांट देखेंगे अपन। अब उस एक प्लांट को देखोगे, वैसे तो बैंगन को एक प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, बैंगन की अंग्रेजी भी होती है एक प्लांट, और मैंने आपको बोला एक प्लांट, क्या बोला, किसी एक पौधे को जाकर के आप देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के फूल दिखेंगे। कुछ फूल ऐसे दिखेंगे जिसमें ये वृत्तिका है वो लंबी है, कैसी है गाइस, ये आप इस फूल के अंदर देख रहे हो, ये वृत्तिका लंबी है, तो इस फूल को हम लोग बोलेंगे लंबी वृत्तिका वाला फूल, क्या कहेंगे, लंबी वृत्तिका वाला फूल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, क्या कहेंगे गाइस, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर। आप उसी पौधे पे किसी दूसरे फूलों को आप देखते जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि बिल्कुल मध्यम प्रकार की वृत्तिका, कैसी है, थोड़ी छोटी है, उसमें वृत्तिका जो डंडी, इसको हम लोग कहेंगे मध्यम प्रकार की वृत्तिका, या हम बोल सकेंगे मध्यम वृत्तिका वाला फूल, सही बात है। तो ये रहा आपका मध्यम वृत्तिका वाला फूल, इसको कहते हैं मीडियम स्टाइल्ड फ्लावर, मीडियम स्टाइल्ड फ्लावर, अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप उसी पौधे पे भी आप देख रहे हैं, और उसमें आप लोग कुछ ऐसे फूल देखोगे जिनके अंदर वृत्तिका छोटी है, कैसी है गाइस, तो ये वृत्तिका इस प्रकार से छोटी है, तो उसको कहते हैं अपन छोटी वृत्तिका वाला फूल, छोटी वृत्तिका को कहते हैं शॉर्ट टाइप, क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर, SHORT, शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर, ऐसा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर जिसके अंदर मादा नाम की इसमें खाली फीलिंग मात्र होती, इसके अंदर आपके यहां पर ये मादा भाग, खाली यहाँ हाथ लगाओगे तो यूं लगेगा, बाकी इधर कुछ मादा वादा नहीं, इसको बोलते हैं आभासी प्रकार, क्या है गाइस, खाली ये स्टाइल होने का आभास है, तो इसको बोलेंगे आभासी प्रकार, आभासी प्रकार या आभासी वृत्तिका, क्या कह सकेंगे अपन, आभासी वृत्तिका वाला फूल, आभासी, शाबाश, आभासी को अंग्रेजी में कहते हैं शूडो, क्या बोलेंगे, PSEUDO, शूडो स्टाइल्ड फ्लावर। अब यहां से एक प्रश्न तो आ गया, समझो कि बैंगन के अंदर कैसे फूल आते हैं, तो सभी प्रकार के आते हैं, लंबी मध्यम छोटी आवाज, कि भाई फलन जो होता है, फ्रूटिंग फलन, वो किस किस के कैसे फूल के ऊपर फलन होता है, तो यहां पर भी परागण आसानी से हो जाता है, थोड़ा थोड़ा परागण यहां हो जाता है, इन दोनों के अंदर परागण की संभावना नहीं रहती। तो ऐसे में जितने भी फूल से फल बनेंगे तो 70% से लेकर के 85% फल किस पे बनेंगे, लंबे वाले फूलों पे बनेंगे, इस लंबी वृत्तिका वाले फूलों पे। 15 से 20% किस पे बनेंगे, 15 से 30%, तो 15 से 30% बनेंगे मध्यम पे, और इधर बनेगा 0% फल, इस पे भी बनेगा 0% फल। तो प्रश्न आ रहा है कि सबसे ज्यादा फल कौन से फूलों पे बनते हैं, लंबी वृत्तिका वाले पे, किस किस पे फल बनते हैं, तो लंबी मध्यम, किस पे नहीं बनते हैं तो छोटे। जो प्रश्न एक एग्जाम में आया हुआ है उस प्रश्न का नाम यह है कि बैंगन के अंदर अगर परागण होता है तो उसके पीछे मेन कारण कौन सा है, तो विषम वृत्तिकात, सही नहीं है। तो अब एक काम करो, लिखो विषम वृत्तिकात, तो इसके मेन दो प्रकार जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद में आपको बैंगन लिखना मुख्य उदाहरण। सर बोर्ड को थोड़ा छोटा करो, ऑनलाइन में यहाँ व्यवस्थित दिख रहा है यार, देख हमारे यहाँ पूरा इधर चलता रहता है।
पिन, PIN। अपन ने क्या लिखा? अपन ने टिन लिख दिया क्या? क्या बात कर रहा हूं? यहाँ पे टिन नहीं है, पिन है ना। ये एक्चुअली क्या, इस बोर्ड में अपन पी लिखते हैं तो टी लिखा जाता है? या मैंने ही लिखा गलत? कोई बात नहीं, अब इसको पिन बोल रहा हूं ना, बोलने पे भी ध्यान दो थोड़ा थोड़ा। पिन टाइप, वो क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं 9 नंबर पेपर देख लेता हूँ कि तुम्हारे आया क्या क्या था। इजी था पेपर बिल्कुल। ओके, तो वो आंसर की गलत कैसे हुई? इसमें तो सही, इसमें भी गड़बड़ है। 9 नंबर में भी वो एक की जगह 3 करना है, ठीक है। आगे करें। किसी के छूट रहा हाथ खड़ा करो। शाबाश, 10-15 सेकंड में लिखा करो फास्ट थोड़ा। मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया? मीराबाई के पापा का क्या नाम? रतन सिंह। रतन, पिता, मैंने पिता पूछा, पिता रतन सिंह था। दादा का नाम? राव उदा। राव उदा। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये लिखना तुम्हारा मेन काम। ये किसके हो गया, मतलब किसके नहीं हुआ? अब तो सबके हो गया होगा। बेटा करो आगे। अब इसको तुरंत प्रभाव से उतार लो। बैंगन लिखो, बैंगन। और बैंगन के अंदर ये 4 प्रकार के फूल आते हैं। ये बैंगन का ही उदाहरण लिखा अपन ने। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ऑनलाइन वाले भी इसको तुरंत उतारेंगे। किसी को समझ नहीं आएगा, शब्द नहीं दिख रहा हो तो आप मुझे बताया कृपया। हेटेरोस्टाइली में अगर थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है, उसका मतलब होता है वृत्तिका की लंबाई में भिन्नता। अगर लिखना ही है तो हेटेरोस्टाइली के आगे लिखो वृत्तिका की लंबाई में भिन्नता। मीराबाई की जो कहानी है उसके बहुत सारे क्रिटिसाइजर भी हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते, निंदा करने वाले। मीरा का जो पूरा सिद्धांत है, जिसमें तुमको तो खैर लिखते जाना, एक कान से सुनना है। जैसे मैंने एक मीराबाई की किताब पढ़ी थी, वो वहीं से लाया था, चित्तौड़ के दुर्ग से। तो उस किताब के अंदर मैंने उस किताब पढ़ लिया था 3-4 दिन में। छोटी थी किताब थी, 100 पेज। तो उस किताब के अंदर 2-3 केस बता रखे थे। एक तो वो जहर वाला, और एक था वो सांप छोड़ना और सुलाने वाला, कुछ ऐसा कुछ। उस पे सोने की कुछ, उसके सोने के लिए जो सैया तैयार करी थी, ऐसा कुछ। और एक केस और था। तो 3 केस थे मीरा को मारने के, 3 प्रयास। जब वहां पे भगवान कृष्ण ने उसको बचा लिया, ऐसा है। लेकिन इस पे जो रिसर्च करने वाले कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। निंदा उसमें, उस किताब में लास्ट में निंदक, निंदा करने वाले जो कहते हैं ऐसा कुछ अलग अलग उसमें स्थिति बताना, मतलब यूं। हाँ, हालांकि अपने तो उसको ऐसा ही होता है, देखो अपन तो मानते हैं चीजों को, लेकिन मतलब निंदा करने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं। मीराबाई के पति देव का क्या नाम था? भोजराज।
राणा सांगा का बेटा था। अच्छा, अच्छी बात है। इस पेपर में खाली एग्रीकल्चर में अपनी हॉर्टिकल्चर ही आई थी और खाली जीके आया था, नहीं? दो ही सब्जेक्ट। तीसरा कौन सा? हिंदी कहाँ है? अच्छा, नो बैच में हिंदी नहीं आई थी। किधर है हिंदी? अच्छा, 51 से है। मतलब जीके में भी अलग अलग है। ये किसी के छूट रहा है अभी बोर्ड वाला? अब लिखो आफलन का प्रबंधन। अब लिखो टॉपिक आफलन का प्रबंधन। टॉपिक डालो। बोर्ड वाला किसी के छूट रहा है तो बताएं कृपया। आफलन के प्रबंधन में हालांकि अपने ट्रेनिंग ब्रोनिंग में ज्यादातर बातें हमने पढ़ ली थी। एक पॉइंट पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आफलन के प्रबंधन में पहला बिंदु लिखो, लिखो उचित अनुपात में। आफलन का हम प्रबंधन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो इसके अंदर यूं है कि उचित मात्रा में परागक किसमें लगाना। पहला पॉइंट लिखो, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में परागक किसमें लगाना। जो परागक किस्में होते हैं, परागक किस्मों को कहते हैं पोलिनाइजर्स। क्या कहते हैं? तो परागक किस्मों को कहा जाता है पोलिनाइजर्स। पोलिनाइजर्स का मतलब होता है पराग कणों का उत्पादन करने वाले पौधे लगाना। तो पोलिनाइजर किसको कहते हैं? नर पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं गाइस? पोलिनाइजर का मतलब होता है नर पौधे, मतलब ऐसे पौधे जो पराग कणों का उत्पादन करते हैं उनको पोलिनाइजर्स कहते हैं। अब पोलिनाइजर का मतलब जैसे डायोसियस जो पौधे होते हैं, जैसे पपीता एक डायोसियस पौधा है, जैसे खजूर एक डायोसियस पौधा है, तो इनके अंदर अपने को नर पौधे कितने प्रतिशत लगाने चाहिए? 10%। हमने पढ़ा था कि 10% नर लगाने चाहिए। नर का मतलब क्या होता है? पोलिनाइजर लगाने चाहिए। उनमें से खजूर की जो किस्म हम पोलिनाइजर के लिए लगाते हैं उसका नाम है गनाबी। क्या नाम है? तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि खजूर की कौन सी किस्म फेमस पोलिनाइजर वैरायटी है? तो गनाबी। ये प्रश्न इस बार सुपरवाइजर में भी आ सकता है, जेट में प्लस जो है आपके फर्स्ट ग्रेड में, इनके अंदर तो ये आ गया। तो खजूर की किस्म याद रखना गनाबी। आंवले की एक वैरायटी है, उसका नाम है चकैया। क्या नाम है? तो आंवले के बगीचे में भी हम लोग बीच बीच में नर पौधे लगाते हैं 5%। कितने लगाते हैं? तो आंवले की चकैया जो किस्म है उसके पौधे 5% आंवले के बगीचे में लगाते। कुल मिलाकर के अगर आप पपीता या खजूर का बगीचा लगाओ तो बीच बीच में आपको नर पौधे लगाने, उनको कहते हैं पोलिनाइजर। तो खजूर की तो कौन सी किस्म लगाते हैं? गनाबी। और आंवले की कौन सी लगाते हैं? चकैया। एक लाइन तो आपको ये लिखनी, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट कि उचित मात्रा में पोलिनाइजर्स लगाना ताकि पराग कणों या कि परागण में दिक्कत नहीं हो। सर दीपावली पहले कोर्स करा देना। ऐसे कैसे कराएं? 2-2 घंटे क्लास आए तो कोई बात बने, 2 घंटे क्लास आए तो ही नहीं हो दीपावली से पहले। तो ऐसा करेंगे कि अभी जो सुबह मेरी 2 बैच में क्लास आ रही है, मतलब 3 बैच को मिक्स है, उसमें छोटे छोटे 3 बैच, 5, 6, 7। और भाई यहाँ कैसे आ गए आप? तो ऐसे में जो है, ऐसे में क्या हुआ कि उनमें 2 घंटे लगती है क्लास, तो उसमें दीपावली पहले जितना होगा थोड़ा दीपावली बाद होके हो जाएगा। जैसे उनका होगा तुम्हारी 2 घंटा कर देंगे, नहीं तो नवंबर तक तुम्हारा भी कोर्स हो जाए ऐसी कोशिश करी जाएगी। और कोचिंग वाले पहले लगा देते हैं तो अच्छी बात, नहीं
तो ठीक है, ऐसा डन। तो पहला पॉइंट हमने लिखा उचित मात्रा में पोलिनाइजर वेराइटीज लगाना। तो दो शब्द जो होते हैं पोलिनाइजर और पोलिनेटर, मैंने आपको पहले बता रखे, वापस बता रहा हूं। एक शब्द है पोलिनाइजर और एक शब्द है पोलिनेटर। समझने के लिए बता रहा हूं खाली, पोलिनेटर पहले वो लिख लो फिर बताऊंगा। एक तो शब्द है पोलिनाइजर, एक है पोलिनेटर। नहीं, ऐसा तो कभी होता है नहीं भाई डायोसिस के बीच में अपन गायनोडायोसिस लगा दें, ऐसा हुआ तो नहीं अब तक, लेकिन लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, उससे लगा सकते। लेकिन उसके गायनोडायोसिस के बीच में फिर डायोसिस लगाने का कोई लॉजिक नहीं रहता ना, क्योंकि गायनोडायोसिस का ऑलरेडी उत्पादन इतना होता है, डायोसिस को क्यों लगाएंगे बीच में। भाई सुनो, पोलिनाइजर का मतलब क्या होता है? परागकण उत्पादन करने वाले पौधे। कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिखो पोलिनाइजर। पोलिनाइजर का मतलब होता है परागकण उत्पादक पादप या पौधे। पोलिनाइजर शब्द का मतलब बता रहा हूं, परागकण, परागकण उत्पादक यानी उत्पादन करने वाले पौधे। परागकण उत्पादन करने वाले पौधे, करने वाला पौधा, करने वाला पौधा, यानी कि ऐसा प्लांट जो परागकण उत्पादन कर रहा है, परागकण बना रहा है, उसको पोलिनाइजर कहेंगे। और परागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले को कहते हैं पोलिनेटर। तो ऐसे लिखो, परागकणों को ले जाने वाला, परागकणों को, परागकणों को, कणों को ले जाने वाला, परागकणों को ले जाने वाले को पोलिनेटर कहते हैं। तो भाई ऐसा फल वृक्ष जो परागकणों को पैदा कर रहा है उसको तो पोलिनाइजर कहेंगे। और जैसे कोई मधुमक्खी या और कोई माध्यम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो पोलिनेटर। नहीं, जनरल नॉलेज के लिए है, कोई लोड नहीं। हाँ, तो मैंने ये बताया है कि पोलिनाइजर का मतलब ऐसे नर पौधे जो पोलन ग्रेन का उत्पादन करते हैं उनको तो कहते हैं पोलिनाइजर। और परागकणों को एक पौधे से दूसरी जगह तक ले जाने वाले को कहते हैं पोलिनेटर्स। तो पोलिनेटर मधुमक्खी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, अपन भी हो सकते हैं, कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट हो सकता। अब ये किसी के छूट रहा है दांत खड़ा। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, फूल व फलों को जड़ने से रोकना। भाई एक तो हमने ये करने से थोड़ा फलन अच्छा होगा, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरा लिखो, फूल व फलों को जड़ने से रोकने हेतु, या फूल व फलों को जड़ने से रोकना। ऐसे लिखो, फूल व फलों को, फूल व फलों को, फूल व फलों को जड़ने से रोकना। तो फूल और फलों को जड़ने से रोकने के लिए हम अलग अलग प्लांट हार्मोन काम में लेते हैं। जैसे हम लेते हैं NAA उदाहरण के लिए, या फिर हम लोग लेते हैं 2,4-D। 2,4-D हम 10 से 15 ppm काम में लेते हैं, 10 to 15 ppm। 2,4-D की ज्यादा मात्रा काम में लेने से पौधा सूख सकता है क्योंकि वो खरपतवार नाशी। तो 2,4-D को अगर हम कम मात्रा में काम में लेते हैं 10 से 15 ppm, तो फूल फलों को जड़ने से रोक। बस ये लिखना, उसके बाद में पॉइंट मेरे साथ लिखना है आपको, क्योंकि हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे। एक तो हमने उसमें पढ़ा था रूट प्रूनिंग, जड़ों की काट छांट करना। तो रूट प्रूनिंग से भी हम लोग जो है फलन को बढ़ा सकते हैं, ऐसा करते हैं सिट्रस में। सही बात है, रूट प्रूनिंग की जाती है सिट्रस में। एक हमने पढ़ा था उसमें शाखा को झुकाना, जिसको बोला था बेंडिंग। और बेंडिंग, शाखा झुकाने वाली प्रक्रिया अमरूद में कर रहे थे फलन बढ़ाने के लिए। रिंगिंग और गर्डलिंग अंगूर में कर रहे थे, तो रिंगिंग, या हम कर रहे थे गर्डलिंग। तो रिंगिंग और गर्डलिंग हमने पढ़ा था अंगूर के अंदर फलन बढ़ाने के लिए। जबकि हम आम के अंदर कर रहे थे धुआं, जिसको बोलते स्मजिंग। तो मैंगो के अंदर हम लोग करते हैं स्मजिंग यानी धुआं करना, जो कि फिलीपींस साइड में फेमस है, स्मजिंग धुआं करना आम के अंदर। तो ये बिंदु आप लोग मेरे साथ ही लिख लेना। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने को ऑलरेडी आते हैं। स्मजिंग का मतलब धुआं करना आम के अंदर, ये ट्रेनिंग प्रोनिंग में पढ़ लिए नीचे वाले चारों पॉइंट।
क्या हुआ? उसकी Na की मात्रा पौधे से पौधे वेरी करती है, लेकिन यहां आप लिख सकते हो 40 से 50 ppm, 40 से 50 ppm। एक बार ये लिख दो, फिर और जहां आवश्यकता होगी वहां और लिख देंगे। अब ये अपना टॉपिक हो गया है समाप्त, सही है। तो हमने वो टेबल, एक तो अब कल आप वो टेबल पढ़ के आओ आफलन वाली, कि ये फलन में कारक कौन से, बाह्य कारक कौन सा, आंतरिक कारक कौन सा, अगले टेस्ट में वही आएगा पूरा, कर लोगे तुम। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन वाला, ठीक है। तो उसमें भी कई चीजें हैं समझने की, जो काम की है उन पे चर्चा करते हैं। ले सकते हैं, ज्यादातर में जनरली सिट्रस में लेते हैं, ज्यादातर नींबू वर्गीय फलों में काम में लेते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब किसी के छूट रहा है तो हाथ खड़ा करो। ओके, स्मजिंग का मतलब धुआं करना, ये आम में लिख लिया। टोपी टोपी नीचे करके हंस क्यों रहा है, तो लिख लिया, गुड। तो अब एक टॉपिक डालो, पादप वृद्धि नियामक। अगला टॉपिक है पादप वृद्धि। पादप वृद्धि नियामक को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पादप वृद्धि नियामक, या इनको हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, ठीक है। अंग्रेजी भी मैं यहां लिखना चाहता हूं, चूंकि तुम भी लिख लेना। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, इनको शॉर्टकट में लिख सकते हैं PGR, या इनको बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, हालांकि ये फाइटो हार्मोन शब्द अपन नहीं कह रहे, एक थीमेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये एक थीमेन करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये शब्द दिया फाइटो हार्मोन शब्द। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खाली जनरल नॉलेज के लिए। तो ऐसा आप लोग एक टॉपिक डाल दो, फिर मैं कहूं उन बातों को ध्यान से सुनोगे तो फायदा रहेगा। तो पादप वृद्धि नियामक, इंग्लिश इसकी होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, शॉर्ट में लिखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इनको प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन शब्द दिया गया थीमेन के द्वारा। और अब आपको सुनना, क्या मैंने उस दिन इसकी परिभाषा लिखाई थी? परिभाषा नहीं लिखाई थी इसकी, अभी लिखा दूंगा मैं आज। अभी पहले समझेंगे और फिर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ये घड़ी सही टाइम पे है? ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ? क्लास कितने बजे तक तुम्हारी? 50 तक ही है, तो जल्दी लिखो फिर। सुनो, लिखो मत सुनो। आज कैसे टाइम इतना फटाफट हो, पता नहीं चल। हाँ वो तो आया था मुझे पता है, लेकिन फिर भी जल्दी हुआ। वो तो रोज होता हूँ 5 मिनट लेट। अब चलो एक बार सुनो, अच्छा कर रहे हो तुम, सुनो बेटा शाबाश। देखो ऐसा है कि ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट के अंदर पानी के अलावा, हवा के अलावा, पोषक तत्वों के अलावा भी कुछ ऐसे पौधे को कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे कई प्रकार के कंपाउंड पौधे को लगते हैं। तो पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रिएंट के अलावा चीजें होती है, और ये पौधे के अंदर बनते हैं, और इन्हीं के जैसे पदार्थों को लैब में भी बना सकते हैं। तो प्लांट हार्मोन सबसे पहले, जैसे ऑक्सीजन की खोज, पहला हार्मोन था ऑक्सीजन जिसकी खोज हुई थी। तो पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के अंदर बनते हैं। जैसे पौधे में एक जगह बनते हैं, वहां से फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह ट्रांसलेट होते हैं, सिग्नलिंग होती है इनकी, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, एक पूरी प्रक्रिया। और बहुत ही कम मात्रा में, इवन ppm के अंदर इस पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, पौधे की वृद्धि को कम कर सकते हैं, या और कोई दूसरा इसकी फिजियोकेमिकल प्रोसेस को बदल सकते हैं। मतलब प्लांट हार्मोन में इतनी ताकत होती है, लेकिन होते बहुत कम मात्रा में।
मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे कार्बनिक पदार्थ है या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पौधे के अंदर बनते हैं। ऐसे को लैब में भी बना सकते हैं। तो पौधे के अंदर जैसे बन रहे हैं वैसे हमने लैब में बना दिया। अब जब उसका हम पौधे पे छिड़काव करते हैं तो वो वैसे ही प्रभाव दिखाते हैं पौधे के ऊपर। जैसे माना कि किसी पौधे के अंदर पौधे की वानस्पतिक वृद्धि बढ़ाने के लिए जैसे कई सारे हार्मोन है, उनमें से एक जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड प्लांट के अंदर बन रहा है, हमने ऐसा जिब्रेलिक एसिड लैब में बना लिया। जब हमने उसको पौधे पे छिड़का तो उसने वैसे ही काम किया जैसे पौधे के अंदर बन रहा वो कर रहा काम। नहीं समझे? तो कहने का मतलब चाहे आपने लैब में बनाया चाहे प्लांट के अंदर बना, जो पौधे की वृद्धि को रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेट का मतलब कम ज्यादा या और परिवर्तन करना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पादप वृद्धि नियामक कहते हैं। इस बारे में लंबी चौड़ी बातें अपने को करनी है। अब आप लोग लिखो इसकी परिभाषा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट्स। राइट डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लिखो, पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जो या तो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, या तो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं। पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो या तो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं। पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो या तो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनते हैं या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, या कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं, जो जो लिख पा रहे हो? जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, या अन्य परिवर्तन कर सकते हैं। जो अपनी सूक्ष्म मात्रा से पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, या अन्य परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद में लिखना, ये दो प्रकार के होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला प्रकार होता है वृद्धि बढ़ाने वाले। तो मेरे साथ लिखना अलाउ है, वृद्धि बढ़ाने वाले। वृद्धि बढ़ाने वाले को बोला जाता है ग्रोथ प्रमोटर्स। वृद्धि बढ़ाने वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ इंग्लिश में लिख रहा हूं, देखो, ग्रोथ प्रमोटर्स, PROMOTORS। और जो वृद्धि को रोकते हैं उनको कहते हैं, जो वृद्धि को रोकेंगे उनको हम लोग बोलेंगे वृद्धि रोकने वाले। वृद्धि रोकने वाले, इनको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स। वृद्धि जो बढ़ा देते हैं उनके अंदर ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। इजी गोइंग लिखना, आपको ज्यादा कुछ लोड नहीं बेटा। साइटोकाइनिन। और जो वृद्धि को रोक देते हैं उनके अंदर एक तो है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन ABA। और एक है आपका इथाइलिन। ठीक है, शाबाश। इथाइलिन, जिसको C2H4 लिखते हैं, इथाइलिन। तो आज के लिए आप लोगों को ये पूरा लिखना है सिस्टम, कि बढ़ाने वाले कौन से हैं और घटाने वाले कौन से। तो इनको हम एक एक करके कर लेंगे अध्ययन बाद में। तो ये तो बढ़ाने वाले हो गए, whereas these are inhibitors।
सही है। तो अब पादप हार्मोन भी इंग्लिश में बोलूं, बड़ा करो थोड़ा, मैं बोल रहा हूं, लिखो देखो ऐसे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। रोकने वाले में एब्सिक एसिड एंड इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। गाइस, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, आपको बिल्कुल इजी गोइंग लिखना, कोई लोड नहीं लेते हुए। वृद्धि बढ़ाने वाले यानी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले तो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, और वृद्धि रोकने वाले एब्सिक एसिड एंड इथाइलिन। सही बात है, गुड। तो इनके बारे में और भी रिमेनिंग कई सारी बातें हैं। तो प्लांट हार्मोन पौधे के अंदर बहुत ही सिस्टम से बनते हैं, इनकी पूरी की पूरी बनने की प्रक्रिया होती है। ये प्लांट हार्मोन वैसे तो बड़े स्तर पे तो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इनको पढ़ने वाले अलग ज्यादातर डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, अगर ढंग से पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इनकी बनने की प्रक्रिया पूरी केमिकल प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस अगर समझ में आ भी गई तो फिर इनके होती है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर इस सबसे कठिन होती है सिग्नलिंग, ये हार्मोन कुछ सिग्नल भेजते हैं। तो जैसे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन को कुछ कोशिकाएं के अंदर होता है सारा काम, तो कोशिका में ऑलरेडी कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो उनके अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ये चीजें होती केमिकल। तो कोई सिग्नल भेजेगा, हाँ ये फूल, क्या मैं फूल को खिला दूं क्या, तो कोई न कोई खिलाता है पौधे के अंदर, तो फिर वो ऐसे सिग्नल जाता है, सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, वो सुन करके फिर आगे होता है। तो ये प्लांट के अंदर होने वाली प्रोसेस चलती है। तो अगर आप देखोगे ना, अभी मेरे अगली क्लास में ब्रेक नहीं है इसलिए मेरे को जाना जरूरी है, बाकी मैं कल आपको इसमें से काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो आप अगर ऑक्सिन की सिग्नलिंग देख लोगे ना तो भी मजा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं ऑक्सिन, ऑक्सिन सिग्नलिंग, ऑक्सिन सिग्नलिंग जो होती है ट्रांसडक्शन, तो इसके अंदर ये ऐसे ऑक्सिन की सिग्नलिंग होती है। ये पूरा इसने यहाँ पे डेमो सेट कर रखा है। तो जैसे ऑक्सिन आता है तो ये प्रक्रिया ऐसे होती है, इसमें कई प्रकार के प्रोटीन, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अभी ऑक्सिन या किसी भी हार्मोन को पूर्ण तरीके से नहीं समझा गया कि वो पौधे में जैसे कैसे बनता है ये समझ लिया, लेकिन सिग्नलिंग कैसे होती है पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पूरी समझ में नहीं आई अभी। तो ये अलग अलग ये सिग्नलिंग होती है, ऐसे पौधे को पता चलता है, उसके बाद में ये सिंपल भाषा में ऐसा करके समझा। तो सारे हार्मोन की ऐसे ही सिग्नलिंग होती है। ओके एवरीवन, गुड, शाबाश।